इसमें तो सोल्व करके देता है, इसमें टाइम लगेगा, इसमें का टाइम खराब होगा। 2 माइनस रूट 3 होल रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 2/2 माइनस रूट 3। एक्स की वैल्यू निकालनी यहाँ से पता नहीं, देखो पावर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये टर्म इसमें सेम आ रही है। 2 प्लस रूट 3 इसकी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक पावर अलग निकाल दीजिए प्लस बने हुए 2 प्लस रूट 3 इसकी पावर 1 प्लस 2 माइनस रूट 3 इसकी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू में 2 माइनस रूट 3 इसकी पावर माइनस 1 इक्वल टू 2/2 माइनस रूट 3। ये जो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 का प्रोडक्ट है, दिया हुआ 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 का जो प्रोडक्ट है इसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 दोनों के होंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ये जो पावर कितने दी हुई है 2 माइनस रूट 3 की पावर माइनस 1 का मतलब क्या हुआ 1/2 माइनस रूट 3। तो 1/2 माइनस रूट 3 की जगह यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3। तो इसकी जगह 1/2 माइनस रूट 3 की जगह क्या लिख लिया 2 प्लस रूट 3। इसी प्रकार यहाँ पर जो 1/2 माइनस रूट 3 है इसकी जगह भी क्या पुट कर लेंगे 2 प्लस रूट 3। बेनिफिट क्या होगा दोनों साइड्स को 2 प्लस रूट 3 से क्या कर दिया डिवाइड। अब इसको भी चेंज कर देना, बेस सेम बना देना 2 प्लस रूट 3 इसकी पावर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इस 2 माइनस रूट 3 को मैंने लिख दिया 1/2 प्लस रूट 3। इसकी पावर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब 1 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो 1 ही रहेगी, इसका मतलब नीचे वाले की पावर क्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, राइट हैंड साइड में आ गया 2। अब इसको डिकोड कर दे 2 प्लस रूट 3 की जो पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x है उसको हमने डिकोड कर दिया, तो ये मेरे पास t हो जाएगा, ये 1/t हो गया राइट हैंड साइड में t प्लस 1/t 2 के इक्वल। सोल्व करने की भी जरूरत नहीं इसको, कोई भी रियल नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों का सम अगर 2 दिया हुआ है इट इज पॉसिबल ओनली में दिस इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से आपके पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 1/x, कोई भी रियल नंबर और उसका रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तब अगर x पॉजिटिव है तो, या फिर x प्लस 1/x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2, तब जब x माइनस 0 से कोई भी रियल नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों का जो सम है 2 या उससे बड़ा मिलेगा। कब मिलेगा जब x पॉजिटिव है, जब वो रियल नंबर पॉजिटिव है। कोई भी रियल नंबर और उसका सम -2 या उससे छोटा होगा तब जब वो x यानी कि वो रियल नंबर कैसे आए नेगेटिव। जैसे अब क्वेश्चन में आया हुआ था sin x प्लस कोसिकेंट x इक्वल टू 2 दिया हुआ था, आपसे वैल्यू यूज रहा था sin x की पावर है प्लस कोसिकेंट x की पावर है, इसकी वैल्यू बताओ। sin x और कोसिकेंट x दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। दोनों का जो सम है मिनिमम वैल्यू 2 कब आएगी जब दोनों आपस में इक्वल हो, sin x भी 1 और कोसिकेंट x भी 1। इसका मतलब यहाँ से इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो t रेशियो है वहाँ से आपके पास sin x और कोसिकेंट x दोनों के दोनों क्या होंगे 1। इसका मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, इसका सम भी जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर है t प्लस 1/t कितना दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा t इक्वल टू 1 आ गया। t मैंने किसी जगह पुट किया 2 प्लस रूट 3 सारे की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1 आ गया। 1 को क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस रूट 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। x हमारे पास क्या होगा 0। चेक जरूर कर लेना जो x आया है क्या उसमें से कोई ऐसा x तो नहीं है जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो।
एक्स को 0 पुट करेंगे यहाँ पर, 2 प्लस रूट 3, और ये 1/2 माइनस रूट 3। 1/2 माइनस रूट 3 क्या होता है? 2 प्लस रूट 3 होता है। ये भी 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, ये भी 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। कितनी जाएगी वैल्यू? 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस रूट 3। और राइट हैंड साइड में क्या है? इस 1/2 माइनस रूट 3 की जगह क्या लिख सकते हैं? यानी कि ये क्या कर रहा है? इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रकार एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो चेक कर लेना कि इसको सेटिस्फाई करेगा, वो भी करेगा, क्योंकि 2 पुट करते ही 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, कोई सिचुएशन नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का 45 इसी में, इसी असाइनमेंट में देखें इसमें if one root of the quadratic equation if one root of the quadratic equation क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है px² + 2x + r = 0, p not equal to 0 is a third और वो क्या दी हुई है? रूट a अपॉन रूट a प्लस रूट a माइनस, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है P Q R A एंड B आर रेशनल नंबर। P Q R A एंड B ऑल आर रेशनल नंबर्स। ये कह रहा है कि ये जो रूट आपके पास हो सर्ड है, सर्ड का मतलब A और B जो है, A और a माइनस बी परफेक्ट स्क्वायर में। थर्ड कहने का मतलब क्या हुआ भाई? पी क्यू आर ए और बी के बारे में रेशनल नंबर कह रहा है, तो रेशनल नंबर तो 9 भी होता है और रेशनल नंबर 5 भी है। तो अगर मैं ए को 9 और बी को 5 पुट करता हूँ, ए को 9 और बी को 5 पुट करता हूँ, तो आपके पास जो एक रूट दिया हुआ है वो सर्ड नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। इस सर्ड का मतलब क्या है? पावर ऑफ सर्ड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट एक्सेट्रा, इस टाइप की टर्म्स अपीयर हो रही हैं। इसका मतलब ए और ए माइनस बी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर डिनोमिनेटर में नहीं रहेगी, ऊपर तो ऊपर क्या एक परफेक्ट स्क्वायर। हाँ कोई बात नहीं, मैंने दोनों कंडीशन दी इसके अंदर कि मतलब साइमल्टेनियसली ए और ए माइनस बी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते साइमल्टेनियसली, क्योंकि उस केस में ये जो रूट आपके पास वो सर्ड नहीं होगा। एक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए स्क्वायर ना हो, ए माइनस बी स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आपसे कह रहा है कि इसका दूसरा रूट निकालो। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ rational coefficients always occurs in conjugate pairs। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट जो है वो रेशनल है, कोफिशिएंट कैसे हैं? रेशनल, तो उसके विथ irrational roots दो आप। Irrational roots of a quadratic equation with rational coefficients always occurs in conjugate pairs। मतलब एक रूट हमारे पास a प्लस रूट b है, तो दूसरा रूट क्या होगा? a माइनस रूट, ठीक है।
तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारे पास उन दोनों का वो क्या आ जाएगा, रेशनल होगा। a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी का जो प्रोडक्ट हमारे पास है, मतलब एक रूट a प्लस रूट बी है तो दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस रूट बी। इसी प्रकार आपके पास एक रिजल्ट होता है इमेजिनरी रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन with real coefficients always occurs in conjugate pairs. अब ये सिचुएशन हमारे पास क्या है, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सोल्व कर रहे हैं। इमेजिनरी जो रूट्स हैं उसमें कोफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए, रियल। इरेशनल जो रूट्स हैं उसमें कोफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए, रेशनल। तो श्योरिटी है अगर हम इरेशनल रूट्स की बात कर रहे हैं और कोफिशिएंट भी इरेशनल हो तो कोई श्योरिटी नहीं है कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। केवल कॉन्जुगेट पेयर्स में या तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स कोफिशिएंट्स रेशनल है वहाँ रूट्स आपको पेयर्स में मिलेंगे। 3 प्लस रूट 2 एक रूट है तो दूसरा रूट 3 माइनस रूट 2, 3 प्लस रूट 5 एक रूट है तो दूसरा रूट 3 माइनस रूट 5। और दूसरी तरफ जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो आपको कॉन्जुगेट पेयर्स में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होंगे, कोफिशिएंट्स का विशेषता। तो पहले भी इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, ये आपके पास आ गया 1 रूट ए अपॉन रूट ए प्लस रूट ए माइनस बी। क्या इसको रूट ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और रूट ए माइनस बी से डिवाइड कर सकते हैं। कॉन्जुगेट देखना क्या पड़ेगा, उसके बाद आपके पास ऊपर तो आ जाएगा रूट ए इंटू में रूट ए माइनस बी, नीचे क्या आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर क्या आएगा ए और रूट ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए प्लस ए से कैंसिल होता है। रूट ए को अंदर लेके जाओ मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा ए माइनस रूट ए इंटू ए माइनस बी अपॉन में क्या आ गया। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ए प्लस रूट बी फॉर्म में आ गया तो इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, या माइनस की बजाय क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस की बजाय हमारे पास क्या होगा प्लस होगा। दैट इज इट विल बी, फिर वापस चेंज कर सकते हो उसको अगर आंसर आपके पास सेकंड रूट, जो सेकंड रूट हमारे पास है इट विल बी ए प्लस रूट ऑफ ए इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी। इन दोनों में से मैंने ऊपर से रूट ए कॉमन निकाल दिया। अगर हो सकता आंसर इस फॉर्म में ना हो, रूट ए कॉमन निकालेंगे तो रूट ए प्लस रूट ए माइनस बी और अपॉन में क्या जाएगा, ये हमारे पास इसका मतलब विशेष ध्यान आपको कोफिशिएंट्स के ऊपर देना है। अगर रूट्स रेशनल हैं तो उस केस में कोफिशिएंट्स का रेशनल होना जरूरी है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली इरेशनल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। कॉन्जुगेट एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। इस केस में अगर एक रूट आपके पास a प्लस आइटा बी है इमेजिनरी रूट्स, तो दूसरा रूट हर हालत में क्या मिलेगा आपको a माइनस आइटा बी। लेकिन इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं उनका रियल होना जरूरी है। ये नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है 2 आइटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 आइटा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। एक रूट है इसका 3 प्लस 2 आइटा है तो कहीं आप लिख दो कि सेकंड 3 माइनस 2 आइटा होगा। नो, बिकॉज हियर द कोफिशिएंट्स और ऑल द कोफिशिएंट्स आर नॉट रियल। इमेजिनरी रूट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो उस केस में सभी कोफिशिएंट्स का रियल होना जरूरी है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स इमेजिनरी हैं तो कॉन्जुगेट पेयर्स में कब मिलेंगे, जब सारे के सारे कोफिशिएंट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल। अगर कोफिशिएंट्स में कहीं पर भी आइटा वाली टर्म प्रेजेंट है तो उस केस में आपके पास वो रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट हों, जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हों, वो जरूरी। ठीक है, इसका
rational roots with irrational. रेशनल Rational roots of quadratic equation. प्रूफ क्या है उसका, जो आपके पास इस फॉर्म में रूट्स दिए हुए हैं, 2 प्लस रूट बी, या मान लो जैसे बी प्लस रूट बी, और दूसरा रूट क्या है बी माइनस, कोफिशिएंट रेशनल क्या है, सम क्या आएगा इसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस इक्वेशन के दो रूट्स हैं वो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा 2p, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा p स्क्वायर माइनस q। तो 2p भी रेशनल है और p स्क्वायर माइनस q भी रेशनल। बेटा पिछला जो पेपर हुआ था 5 अक्टूबर का, मैंने देखो परसों आपके पास मैसेज छोड़ दिया था, उसमें है एक दो ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन। मेन प्रॉब्लम है कि आप लोग पेपर हुआ और छोड़ दिया उसको। बस मैंने कल भी बताया था कि जो भी पेपर हो जाए उसके सारे के सारे विशेष रूप से टेक्निकल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, जिनमें तुक्का लग गया लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन निकालना नहीं आता, उन क्वेश्चंस को हर हालत में पहले मेरे सामने रखें, क्या घर जाने के बाद सोल्व हो जाए तो उसको सोल्व करो नोटबुक में। हर टेस्ट की अपनी नोटबुक, एक मैथ्स की अलग से नोटबुक तैयार हो जाए जिसमें इस टाइप के ट्रिकी या टेक्निकल क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप टेस्ट वाइज निकालो। अगर सारे क्वेश्चन निकाल ले तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज जिनमें प्रॉब्लम आ रही है, जो क्वेश्चन गलत होगी वो क्वेश्चन को हर हालत में आपको अटेम्प्ट करने का, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर डाउट नहीं है तो मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ थोड़े से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। आपने एपी की nth क्रम निकालना सीखा, nth क्रम ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। विशेष रूप से ज्योमेट्री के क्वेश्चन मेरे पास पहले जरूर भेजे जाएं, क्योंकि ज्योमेट्री मैंने बता दिया आपको पिछले 18-20 साल से मैं नहीं पढ़ा रहा, उसके टच में नहीं हूँ, तो वो क्वेश्चंस पहले मुझे देखने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। हालांकि मेरे सर ने पढ़ाया था, फिर भी कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे डाउट्स वगैरह वहाँ से डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चंस दिए, मेहनत आपकी होगी। रोनिक बेटा सभी सब्जेक्ट्स के मेरे पास मत भेजा करो, रीजनिंग में मैं पढ़ाया दूसरी पेपर में तो रीजनिंग वाले मारा है, अपना पीछा छुड़ाने वाली बात हो गई। करेंगे आज करेंगे काम उसके ऊपर। कल जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें आंसर सही नहीं होगा, एक दूसरे कॉन्सेप्ट से निकालेंगे उसको। उसके अंदर कहीं ना कहीं मेरे को डाउट है कि मैं जिस तरीके से निकाल रहा था मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि उसमें समस्या ही है। हमारे पास तो एक आध क्वेश्चन आते हैं और उनके पास इस टाइप की बहुत से क्वेश्चन होते हैं। बेटा ये तो तरीका गलत है, फिर ये बताओ। मैं जैसे उसके अंदर इन्वॉल्व, देखो मैं मतलब 11th-12th में मेरे को, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, 11th-12th में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, तो मैं पढ़ाने के लिए मुझे खुद मेहनत करनी पड़ती है। फर्स्ट ईयर है, पहला साल है, इस वजह से सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन ये है कि मैं जो बात आपके सामने रखूँगा वो ठोस तथ्य होंगे, उनके आधार पर। ये नहीं कि घुमा करा के जैसे अपना पीछा छुड़ा लिया, वो कभी नहीं होगा। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है आप कहीं से रिवाइज से उठा लिए और डाउट नट से उठा लिए, गूगल से उठा लिए। बेटा उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखा सकता हूँ मैं जो उनके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, मतलब किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा, आंसर ये आ गया, अप्लाई कर दिया। भाई बताओ सही कैसे हुआ। और जो लोग पढ़ा रहे हैं 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं NDSC वाले सेक्शन, उनसे बात कर रहा हूँ तो वो भी वही चीज़ें, भैया आप मेरे को बताओ सर, आप बच्चों को थोड़ी पढ़ा रहे हो, अपना पीछा छुड़ाने वाली बात है, बताओ इसके अंदर कि ये कॉन्सेप्ट आपने कैसे अप्लाई किया। मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ इस चीज़ से, तो कैसे हो सकता है। तो आंसर मैच करना अलग चीज़ है और उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको क्लियर करना वो अलग चीज़ है। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले nth टर्म निकाली थी a + n-1 सम ऑफ n टर्म्स ऐसे निकाला, n/2 × 2a + n-1 × b, या फिर n/2 × a + l। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है तो ये फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला। कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है नंबर ऑफ टर्म्स आपको ओड दी हुई है, ओड, और मिड टर्म दे देगा आपको, टर्म्स की जो संख्या है वो ओड है। If
नंबर ऑफ टर्म्स इज ओड, ठीक है, और मिडल टर्म आपको दे रखी है, आपसे सम निकलवाना, मिडल टर्म इज गिवन, टोटल 21 टर्म है, 11वीं टर्म दे रखी है, 21 टर्म है और 11वीं टर्म दी हुई है, तो आपके पास जो सम होगा ना वो n टाइम्स हो जाएगा और मिडल टर्म। इलेवेंथ जो टर्म आपके पास है वो अगर आपको गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको और दी हुई है, टर्म्स की संख्या और चाहे कितनी हो, और मिडल टर्म आपको दी हुई होगी। अब वैसे तो आप सम निकाल रहे हो, सम के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की। अब मुझे तो केवल एक मिडल टर्म है, जैसे 11th टर्म दे देगा, a11 गिवन है, a + 10 गिवन है, और 21 टर्म्स का सम निकालना है। अब उसके लिए तो जरूरत किसकी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है। तो उस केस में लेकिन इंफॉर्मेशन तो केवल एक है हमारे पास, केवल एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, दो इंफॉर्मेशन है नहीं। अगर दो इंफॉर्मेशन होती तो मैं उन दोनों को सोल्व करके ए और डी निकाल लेता, और ए और डी निकालने के बाद क्या कर सकते हैं, कुछ भी निकलवा ले, चाहे सम निकलवाए चाहे कुछ भी निकलवाए। लेकिन जब टर्म्स की संख्या आपको और दी हुई है और केवल मिड टर्म आपको गिवन है, तो उस केस में जो सम ऑफ एन टर्म्स होगा वो मिडल टर्म का क्या हो जाएगा, प्रूव कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। बीच में 11 ये मिड टर्म है, 12, 13 एंड सो लास्ट में होगी 20। 11th टर्म क्या होगी, a + n, ठीक है। यहाँ पर ग्रुपिंग बन जाएगी, ग्रुपिंग बन जाएगी। 12th टर्म a + 11 थी, और यहाँ से सेकंड टर्म हमारे पास, यहाँ से इधर जाओगे तो क्या होगा, राइट में जा रहा हूँ तो क्या इस टर्म को इसकी बजाय आप इस प्रकार लिखो a11, अगली टर्म को मैं a11 + d लिख सकता हूँ। अरे किसी भी टर्म से उससे अगली टर्म निकाल के कॉमन डिफरेंस उसमें ऐड कर दो, उससे अगली टर्म को मैं a11 + 2d लिख सकता हूँ। इसके लेफ्ट में आऊँगा तो क्या उसको मैं a11 - d लिख सकता हूँ, उससे लेफ्ट में a11 - 2d लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या है, a11 तो है, इसका और इसका सम क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ a11, ठीक है। इसका और इसका सम क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ a11, यानी कि बीच बीच वाले 5 टर्म होता है, तो उनका सम कितना आ गया, a11 का कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और a11 क्या है, मिड टर्म। यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको ओड दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स ओड दी हुई हैं और मिड टर्म दे रखी है, तो उस केस में आप उस एक टी की एन टर्म्स का सम निकाल सकते हो। इफ n इज इवन देयर विल बी 2 मिड टर्म। अगर n आपके पास इवन दिया हुआ है तो उस केस में मिड टर्म्स की जो संख्या है वो हमें कितनी मिलेगी, नंबर ऑफ टर्म्स है 10, तो क्या बिल्कुल बीच में एक टर्म मिल जाएगी, नहीं मिल पाएगी। 4 एक तरफ होगी 4 टर्म्स और 4 दूसरी तरफ है, बीच में 5th और 6th जो टर्म है ये 2 मिड टर्म है। तो जब आपके पास टर्म्स की संख्या कैसे दी हुई है, इवन दी हुई है, तो उस केस में बीच वाले दोनों टर्म लेके चलेगा। बीच वाले कितने टर्म, दोनों टर्म। बीच वाले जो 2 टर्म है ना, अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 मिडल टर्म्स, और उसका एन टाइम्स क्या होता है, अर्थमेटिक मीन कोई भी 3 नंबर अगर 80 में है तो बीच वाला जो नंबर है वो बाकी 2 के बीच क्या कहलाएगा, एक अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। कैसे निकालते हैं, उन दोनों को ऐड करके क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास n टाइम्स हो, किसका n टाइम्स,
फिफ्थ और सिक्स्थ मिड टर्म है, तो फिफ्थ प्लस 6/2, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सम। दो रिजल्ट है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। एक तरफ आपको टर्म्स की संख्या ओड दी हुई है, एक तरफ हमें टर्म्स की संख्या इवन दी हुई है। टर्म्स की संख्या इवन है तो उस केस में मिड टर्म्स जो हैं उनकी संख्या कितनी मिलेगी, 2, और दोनों मिड टर्म आपको देख के चलेगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है आप ये मेथड अप्लाई करो, क्योंकि जब आपको फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों टर्म दी हुई है तो क्या इन दोनों की हेल्प से मैं ए और डी नहीं निकाल सकता? यहाँ तो ए और डी भी निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को आपस में सोल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए और डी की। तो उस केस में भले ही आप ये बड़ा फॉर्मूला यूज करो, लेकिन अगर ये याद रह जाए तो 1 मिनट का क्वेश्चन कि दोनों मिड टर्म्स को ऐड करो और उसको n/2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये एक अर्थमेटिक मीन है बिटवीन द टू मिड टर्म्स, अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू मिड टर्म्स, ठीक है। और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n से। तो ये केस आपके पास इसमें जाएगा। विशेष रूप से जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स ओड दी हुई है ना, वहाँ इस रिजल्ट को जरूर याद रख लेना, क्योंकि टर्म्स की संख्या अगर इवन है तो मेरे पास दूसरा अल्टरनेट भी है। दोनों मिड टर्म आपको दी हुई होंगी, इसका मतलब ए और डी में हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगे और उन दोनों को सोल्व करके हम ए और डी की वैल्यू निकाल, और जैसे ही ए और डी आ जाएगा तो एस एन निकाल सकते हैं। और अगर ये रिजल्ट याद रह जाए तो फिर 1 मिनट का क्वेश्चन है। ये दोनों मिड टर्म है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एन से। ये आपने पढ़ा है, बेसिक सी चीज है, एनएच टर्म और सम ऑफ एन टर्म्स। मेन इसमें आपके पास आता है अर्थमेटिक मीन, एन अर्थमेटिक मीन्स और उनका साथ। अर्थमेटिक मीन, if the given 3 numbers small a, capital A and B are in a P, कोई भी 3 नंबर एक P में, then capital A is called arithmetic mean between small a and small b। कैसे निकालें, क्योंकि तीनों नंबर एक ही में है। कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए कॉमन डिफरेंस, स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए कॉमन डिफरेंस, माइनस ए इधर ले आए, 2 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस b/2। या तो इस रिजल्ट को याद रख लो, कोई भी 3 नंबर अगर एक पी में है तो सबसे पहले बीच वाला जो नंबर है वो क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन, वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन द रेस्ट टू। निकालें कैसे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। ये तो हुआ एक अर्थमेटिक मीन। अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। इंट्रोड्यूस एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या है, आप किन नंबर्स को ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन दोगे। कैपिटल A1, A2, A3 एंड सो ऑन, An आर कॉल्ड एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A and B if small a, capital A1, A2, A3, An and B are in a B। पहला नंबर A हो सकता है, पहला नंबर B हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर B को आप पहला नंबर लेते हो और A को लास्ट नंबर लेते हो तो कॉमन डिफरेंस का केवल साइन चेंज होता है। पहला नंबर A आपने लिया और लास्ट नंबर B ले लिया, कॉमन डिफरेंस रोज 2 आए से किया। पहला नंबर आपने B ले लिया, लास्ट नंबर A ले लिया, तो कॉमन डिफरेंस 2 की बजाय -2 हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन, सबसे पहले मीनिंग व्हाट डू मीन बाय एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो हमारे पास रिजल्टिंग एन प्लस 2 नंबर हो गए। कितने नंबर है? एन प्लस 2। और ये एन प्लस 2 नंबर अगर एक पी में है तो बीच वाले जो एन नंबर है वो क्या कहलाएंगे? एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। हाउ वी विल कैलकुलेट दैट? मुझे अर्थमेटिक मीन निकालने का मतलब है एपी की टर्म निकालनी है। अब एपी की टर्म निकालने के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म हमारे पास है ए, इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है। अज्यूम कर लिया स्मॉल डी, बी का कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इस एपी का कॉमन डिफरेंस मैंने क्या ले लिया? डी ले लिया। बता सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन प्लस 2 टर्म है। टोटल टर्म्स की संख्या कितनी है? एन प्लस 2। और एन प्लस 2x टर्म क्या है? एन प्लस 2x टर्म बी है। निकालो तो एन प्लस 2x टर्म ए प्लस एन प्लस 2 माइनस 1, एन प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू बी आ गया। तो एन प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस ए, और यहाँ से डी की वैल्यू आ गई बी माइनस ए अपॉन। इस रिजल्ट को भले आप डायरेक्ट क्या कर ड्राइव करने की भी जरूरत है। अगर ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन निकालने हैं तो टोटल एन प्लस 2 नंबर होंगे जो कि एपी में होंगे, और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस। एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस। अब यहाँ से आप बारी बारी से अर्थमेटिक मीन, पहला अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन पहला है, एपी की टर्म कौन सी है? तो दूसरी टर्म निकालने का फॉर्मूला ए प्लस डी, डी की वैल्यू पुट कर दो बी माइनस ए अपॉन एन प्लस। अर्थमेटिक मीन दूसरा, एपी की टर्म तीसरी, एपी की थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला ए प्लस 2 डी, ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। दूसरा अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो, डी का मल्टीपल 2 है। पहला अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, डी का मल्टीपल 1 है। थर्ड अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, एपी की टर्म फोर्थ है ए प्लस 3 डी, ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। कंटिन्यूइंग इन द सेम वे एन ए प्लस एन डी। एन एच जो अर्थमेटिक मीन हमारे पास है वो एन प्लस 1h टर्म है, और ये ए प्लस एन डी होगा एन टाइम्स ऑफ बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। मेन जो क्वेश्चन हमारे पास है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ये अर्थमेटिक मीन निकालना नहीं है। इससे अगली प्रॉपर्टी है कि दो नंबर हमारे पास थे, उन दोनों के बीच में हमने एन अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस कर दिए। अब कहेगा इनका सम और निकालो। जो एन अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस किए हैं उनका सम बताओ कितना होगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है। ये इन दोनों नंबर्स के बीच में जो एक अर्थमेटिक मीन है उसका एन टाइम्स होगा। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? एन नंबर्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1 एंड 11, ठीक है। 1 और 11 के बीच में 10 नंबर इंट्रोड्यूस किए, सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस और रिजल्टिंग टर्म्स, रिजल्टिंग नंबर्स फॉर्म्स एन एपी। तो जो 10 नंबर इंट्रोड्यूस में 1 और 11 के बीच में, उनका सम बताओ कितना है। तो वो हमारे पास क्या होगा? n टाइम्स ये जो इंसर्टेड नंबर हैं इन सब का सम। नाउ जो मेन कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन an, इट विल बी n टाइम्स। किसका n टाइम्स? 1 अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b के बीच एक अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस b। ऐड करके देख लो। सेम रिजल्ट आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलेगा, जीपी में चलेगा, क्योंकि असाइनमेंट जो एलएम वाला असाइनमेंट होगा उसमें जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए गए और एचपी से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए गए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इन सबको ऐड कर रहा हूँ मैं। a1 की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, a2 a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1,
a प्लस 3 टाइम्स ऑफ b माइनस a अपॉन n प्लस 1 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म आ जाएगी a प्लस n टाइम्स ऑफ b माइनस a अपॉन n प्लस 1। प्रत्येक टर्म में a ऐड हो रहा है। कितने अर्थमेटिक मीन थे n, इट मींस a कितने टाइम्स ऐड हो गया n टाइम्स, सम कितना आ जाएगा n a प्लस इस टाइप की टर्म्स बाकी बच गई। इन सब में से b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 कॉमन है, क्या बचेगा? बाकी जो कुछ भी बचा उसमें से b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 कॉमन है। अंदर बचेगा 1 प्लस में यहाँ पर 2 प्लस में 3 प्लस एंड सो लास्ट में आ गया। ये सम होता है इसके इक्वल एन ए बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 बाई 2। एन प्लस 1 से एन प्लस 1 कैंसिल, एलसीएम ले लो 2 एन एन टाइम्स ऑफ बी माइनस ए एन बी माइनस एन 2 एन ए माइनस एन ए प्लस एन बी एन कॉमन ए प्लस बी। अर्थमेटिक मीन नहीं निकलवाएगा आपसे, इसमें ये कहेगा कि भाई दो नंबर्स हैं ये और ये, इन दोनों के बीच में 20 नंबर इस प्रकार इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि वो रिजल्टिंग जो 22 नंबर है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। तो आपसे इंट्रोड्यूस किए हुए 20 नंबर्स का सम निकल जाएगा। वो हमारे पास क्या होगा, उन दोनों नंबर्स के बीच में जो एक अर्थमेटिक मीन है उसका कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स। ये रिजल्ट हमारे पास है। क्या हो गया? अरे क्या कुछ चल रही है, कौन सा क्या करे? एक जैसे तूने क्वेश्चन भेजा था वो 3 फॉर्मूले डायरेक्ट याद नहीं रख सकते उनको। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर इक्वल टू 1050। इस टाइप का क्वेश्चन था वो। n कह रहा है 3 स्पेशल सीक्वेंस है हमारे पास। पहले n नेचुरल नंबर्स का सम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और एक होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन n क्यूब। इट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। इसको कहेंगे सिग्मा n, इसको सिग्मा n स्क्वायर और इसको सिग्मा n। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मेरे पास ये 1015 दिया हुआ है, ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई होता है। क्यूबिक इक्वेशन हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व होती है। क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड। इस राइट हैंड साइड को भी मैं फैक्टराइज करूंगा। ऐसे फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें 2 तो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर हो और तीसरा n के 2 टाइम्स से 1 जाता हो। कैसे फैक्टर बनाएंगे? ये आपके पास 7 से डिवाइड हो जाएगा, 1 4 और 5 इंटू 6। ठीक है, अपॉन में 6 था, ये आपके पास आ गया। इसको हमने 7 से डिवाइड किया, 6 इंटू 7 इंटू 145। उसके बाद इसको 5 से और डिवाइड कर लेंगे। 5 से और डिवाइड करेंगे तो 29 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। 2 की बजाय मेरे पास 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर आ गए, लेकिन हमें इसको चेंज करना है 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स। कैसे? इस 6 को ब्रेक करो 3 और 2 में। 5 और 3 का प्रोडक्ट क्या आ गया? 15। 7 और 2 का प्रोडक्ट क्या आ गया? 14। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? 14 इंटू 15 इंटू 29। ये 2n प्लस 1 हो गया, ये n हो गया और ये n प्लस 1 हो गया। तो इस तरीके से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या था कि जिसमें कॉमन डिफरेंस 5 की बजाय -5 ले लिया, ऐसा कुछ था, या 2 की बजाय -2 ले लिया। 5 टर्म्स का सम है, ठीक है, 5/2
इंटू 2a प्लस 4 इंटू में ये कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस -2 ले लिया था इंस्टेड ऑफ 2, और ये टर्म कितना सम कितना दिया हुआ है -5 का जो कुछ भी दिया हुआ था, तो क्या यहाँ से ए नहीं निकल जाएगा? अरे ए निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, ये तो है रॉन्ग, -2 जो कॉमन डिफरेंस है गलत है, इसकी बजाय आपको कॉमन डिफरेंस क्या लेके चलना है, +2 लेके चलना है। ए यहाँ से निकाल दीजिए, यानी कि गलत जब कॉमन डिफरेंस लेके चले तो सम आ रहा था -5 जो भी दिया हुआ उसके अंदर, एग्जैक्ट मेरे ध्यान नहीं, -5 + 5 जो भी था। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, आपको कॉमन डिफरेंस -2 दिया हुआ है, तो वहाँ पर सम भी दिया हुआ था कि जब कॉमन डिफरेंस गलत लेके चलते हैं तो वहाँ सम -5 आ रहा है, फर्स्ट टर्म सेम है। तो इस केस में इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप क्या करो, तीसरे b की बजाय -2 की बजाय क्या ले लो, +2 ले लो। तो इनकरेक्ट की बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट सम। एक और भी था कोई, शायद क्या था, f of x, y f of x plus y, x minus y x y इस टाइप में था। तो अर्थमेटिक मीन निकलवा रहा था, अर्थमेटिक मीन ऑफ क्या था, f(x, y) और f(y)(x), इस टाइप में था कुछ। इसको कह रहे हैं हम ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर। f यहाँ पर फंक्शनल रिलेशन है, x + y और x - y ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट है। एक ऑर्डर्ड पेयर की जो f इमेज है, मैंने फंक्शन के बारे में बताया था कि हमारे पास कैलकुलेटिंग मशीन है जिसमें आप अपनी तरफ से इनपुट डालोगे तो मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ इनपुट है ऑर्डर्ड पेयर, इसका फर्स्ट कंपोनेंट x और y का सम, दूसरा कंपोनेंट x और y का डिफरेंस, और आउटपुट क्या है, ऐसे x और y जो यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनका प्रोडक्ट आउटपुट है। तो x + y और x - y की f इमेज निकालने की बजाय मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूंगा f ऑफ a b में, ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट a और b बनाऊंगा। मैंने x + y को a कह दिया और x - y को b कह दिया, दोनों को ऐड कर लो। 2x कितना है, a + b अपॉन 2, सब्ट्रैक्ट किया, 2y कितना आ गया, a - c। अब यहाँ पर हमारे पास x + y और x - y, इन सब की वैल्यू किसके रूप में आ गई, a और b के रूप में आ गई। ये वैल्यू पुट करो, व्हाट इज दिस, x + y को मैंने क्या पुट किया है, a, तो f इमेज आपके पास आ गई a, इसको मैंने b पुट किया है b। तो ऑर्डर्ड पेयर a b की जो f इमेज है वो किसके इक्वल आ गई, x × y, दोनों की वैल्यू पुट करो, a + b/2 × a - b/2 मीन्स इट इज a² - b² बेनिफिट क्या होगा, अब ये दोनों आराम से निकल जाएंगे। इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, दोनों का सम अपॉन 2, अर्थमेटिक मीन ऑफ f(x, y) एंड f(y)(x), दोनों का सम अपॉन 2, f(x, y) प्लस f(y)(x) अपॉन 2। इस फॉर्मूले की हेल्प से f ऑफ a b ये है, तो f ऑफ x, y क्या होगा, x² - y² अपॉन 4, f ऑफ y(x) क्या होगा, y² - x² अपॉन 4, सारे क्या अपॉन 2, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अपॉन में 8 हो जाएगा, एलसीएम लेके ऊपर x² - y² प्लस y² - x², सारे आपस में कैंसिल, और इस तरीके से ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0। मतलब मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ पर जो सम और डिफरेंस है इसको किस में चेंज करना, सिंगल एलिमेंट, ताकि वहाँ से मैं f(x, y) और f(y)(x) की वैल्यू निकाल पाऊँ। मैंने इसको a पुट कर दिया, इसको b पुट कर दिया, x और y में हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, उन दोनों को सोल्व करके हमने x और y की वैल्यू निकाली, वो x और y की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दी। तो x और y को हटा के एक जर्नल फॉर्मूला आ गया जिसकी हेल्प से किसी भी ऑर्डर्ड पेयर a b की f इमेज हम निकाल सकते हैं, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी की एफ इमेज हम निकाल सकते हैं। और जैसे ही हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ए बी की एफ इमेज आ गई तो
तो वहाँ से आप एफ एक्स वाई भी निकाल सकते हो, एफ वाई एक्स भी निकाल सकते हो। दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालने का मतलब है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। तो आपके पास जीपी एक बार पढ़ाया हुआ है, एक अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक जो आपके पास मीन्स हैं उनसे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके लिए ये बताना जरूरी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, a given number of terms a1 a2 a3 and so on an, each ai not equal to 0. a given number of नॉन जीरो टर्म्स, एक पी की कोई भी टर्म जीरो आ सकती है, एक पी की कोई भी टर्म जीरो आ सकती है, लेकिन जीपी की कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी। आर कॉल्ड इन जीपी if ratio of each term with the term preceding it always equal to a constant, प्रत्येक टर्म का रेशियो उससे पहले वाले टर्म के साथ हमेशा कांस्टेंट आएगा। एक पी में डिफरेंस कांस्टेंट होता है, जीपी में रेशियो कांस्टेंट। प्रत्येक टर्म का रेशियो उससे पहले वाले टर्म के साथ अगर कांस्टेंट आ रहा है इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी किसमें कहलाएंगी? कांस्टेंट रेशियो। जो रेशियो है ये प्रत्येक टर्म का रेशियो उससे पहले वाले टर्म के साथ कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। जो रेशियो कांस्टेंट आ रहा है वो जीपी का कॉमन रेशियो कहलाता है, और इसको हम जनरली आर से डिनोट करेंगे एंड डिनोटेड बाई आर। अगर फर्स्ट टर्म जिस प्रकार आपने एपी में फर्स्ट टर्म स्मॉल ए ली थी, इफ द फर्स्ट टर्म इज स्मॉल ए, तो सेकेंड टर्म ये सारे के सारे रेशियो आर के इक्वल है, तो A2 अपॉन A1 भी आर है, A3 अपॉन A2 भी आर है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, A2 की वैल्यू आ गई A1 इंटू आर, व्हाट इज A1 ए, सेकेंड टर्म आ गई AR, सेकेंड टर्म हमारे पास किसके इक्वल होगी AR, थर्ड टर्म A2 इंटू आर, A2 की वैल्यू पुट कर दो AR इंटू आर एंड सो ऑन। थर्ड टर्म में कॉमन रेशियो की पावर 2 है, फोर्थ टर्म A4 बाई A3 AR क्यूब एंड सो ऑन। nth टर्म हमारे पास आ गई A इंटू आर रेज की पावर। ये फॉर्मूला हमारे पास है जो जीपी की nth टर्म निकालने के लिए यूज होता है। nth टर्म ऑफ जीपी की जो nth टर्म हमारे पास है वो किसके इक्वल है? A इंटू आर रेज टू पावर n माइनस। उसके बाद आपके पास इसमें फॉर्मूला आता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी Sn, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? A इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, या आप इसको A इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं, दोनों ऊपर नीचे से माइनस कॉमन निकालोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, इसमें चेंज हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, माइनस से माइनस कैंसिल, इसमें चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप यूज करना जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, ये फॉर्मूला यूज करना जब कॉमन रेशियो 1 से, कॉमन रेशियो अगर 1 है तो उस केस में सम निकालने के लिए दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएगा? अगर आपके पास कोई ऐसी सीक्वेंस है जिसमें प्रत्येक टर्म का रेशियो उससे पहले वाले टर्म के साथ कांस्टेंट तो आ ही रहा है, लेकिन वो 1 के इक्वल है, उस सीक्वेंस को हम कांस्टेंट सीक्वेंस कहेंगे। कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस है जो साइमल्टेनियसली एपी भी होती है और जीपी भी होती है। केवल और केवल जितनी भी सीक्वेंसेस प्रोग्रेशंस हमारे पास मिलेंगी, उसमें से एक प्रोग्रेशन, एक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस है
जिसकी जो टर्म्स हैं वो साइमल्टेनियसली एपी में भी है और जीपी में भी है। वो टर्म हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस है। अगर आपके पास ए एंड सम ए, इट इज एन एपी with common difference 0, GP with common difference common ratio 1। अगर आपको कुछ एक टर्म्स दी हुई है कि वो साइमल्टेनियसली एपी में भी है और वो जीपी में भी है, इट मीन्स इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल दीज टर्म्स आर इक्वल। कुछ एक टर्म साइमल्टेनियसली एपी और जीपी की कंजिक्यूटिव अगर टर्म्स हैं तो केवल और केवल कब पॉसिबल हो सकता है, जब सारी की सारी टर्म आपस में इक्वल। और कोई भी सीक्वेंस आपके पास नहीं है जो साइमल्टेनियसली उसकी टर्म्स एपी में भी और जीपी में। हम सम की बात कर रहे हैं, इस केस में एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है, सम ऑफ इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, एस इंफिनिटी। जीपी के अंदर sum of infinite terms of GP, GP की infinitely many terms का sum will exist only when कॉमन रेशियो का जो मॉडुलस है वो एक से छोटा हो। जीपी की अंदर आपको इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स अगर गिवन है, उनका सम केवल और केवल कब एग्जिस्ट करेगा, जब कॉमन रेशियो का मॉडुलस एक से छोटा हो, यानी कि हमारे पास जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंसेस का सम ये दिया हुआ है, कॉमन रेशियो अननोन दे देगा, आपसे कहेगा इस कॉमन रेशियो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, सम दिया हुआ है, आर निकालोगे और उसका मॉडुलस एक से छोटा रखोगे। जो भी कॉमन रेशियो है उसका मॉडुलस एक से छोटा और अननोन टर्म है, वहाँ से वो निकल के आ जाएगी कि उसका दायरा क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी, वो अननोन टर्म कहाँ से। इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम अगर आपको निकालना है, ये हमारे पास होगा A/1 जीपी के अंदर टर्म्स की संख्या अगर इनफाइनाइटली मैनी है तो सम एग्जिस्ट कब करेगा, केवल और केवल उस केस में जब कॉमन रेशियो -1 से +1 के बीच में हो। और क्या होगा वो इनफाइनाइट टर्म्स का सम A/1। पीछे मेरे को ध्यान है तो टेस्ट था आपका, उसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, इनफाइनाइट जो जीपी है उसका सम, और ये फॉर्मूला। उसके बाद nth टर्म आ गई, सम ऑफ n टर्म्स आ गया, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम आ गया। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो क्या होगा फिर, क्या इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि nth टर्म आपके पास क्या होती है, A/r⁻⁴ टर्म्स की संख्या कितनी है, टर्म्स की संख्या कितनी है, इनफाइनाइट। तो n किसको अप्रोच कर रहा है, कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा कोई नंबर है, आप उस सीक्वेंस की nth टर्म निकालोगे A/r, और उसकी पावर किसको अप्रोच करेगी, n किसको अप्रोच कर रहा है भाई, इनफाइनाइटली मैंने टर्म से निकाल रहे हैं पहले, उसी के बाद तो सब निकालेंगे। तो जब टर्म निकाल रहे हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसके बाद जो टर्म्स हैं वो हमारे पास कितनी आने लग जाएंगी, वेरी 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 लार्ज टर्म्स ही, इंडिविजुअल टर्म ही इनफाइनाइट आ जाएगी, और उस केस में सम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कॉमन रेशियो, यहाँ से ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, जब कॉमन रेशियो -1 से +1 के बीच में है, तो इस कॉमन रेशियो की जो पावर n है ना, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, ये 0 को अप्रोच कर रहे हैं, -1 से +1 के बीच का कोई भी नंबर है, उसको इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई करो, नंबर बिकम्स स्मॉलर 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 एंड स्मॉलर, और अल्टीमेटली इसको अप्रोच करेगा 0। ये तो हमें पता ही नहीं कि कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। तो जब ऐसा करेंगे तो जो हमारे पास r की पावर n है,
-1 से +1 के बीच का कोई नंबर है, उसकी पावर अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो उसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? 0। अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूले में ये r की पावर n 0 को अप्रोच कर जाएगा, और r की पावर n 0 होते क्या बचेगा? a × 1a अपॉन में, और यहाँ से आपके पास फॉर्मूला आ गया a अपॉन। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। किस प्रकार अर्थमेटिक मीन निकाला? नॉट एग्जिस्ट कैसे करें? क्या तो उसमें r ग्रेटर देन 1 में क्या क्या नॉट एग्जिस्ट? ट्रम या सम? सब आपके पास n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये पता है कि हमें कितनी टर्म्स हैं? इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है कितनी टर्म्स? ये बता सकते कितनी? कोई भी टर्म निकाली, ठीक है। जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, आपने nth टर्म निकाली, क्या इन्फिनिटी आएगी? n+1th टर्म निकाली, वो भी क्या आएगी? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं है। मतलब एक ऐसी स्टेज आ जाएगी उसके बाद वाली सारी की सारी टर्म क्या होने लग जाएंगी? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का किसी को पता ही नहीं क्या है, फिक्स वैल्यू तो पता ही नहीं, टर्म ही हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। कोई नॉन जीरो अपॉन जीरो को क्या कहते हैं? नॉट एग्जिस्ट। और उसको कोई इसमें हमने क्या करते हैं? नोटेशन दे दिया। नोटेशन क्या है वो? ठीक है, मतलब टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी तो सम कहाँ से निकालें? तो इनफाइनाइट जीपी का सम केवल और केवल किस केस में निकलेगा? जब हमारे पास कॉमन रेशियो -1 से +1 के बीच में, अदरवाइज सम एग्जिस्ट। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अगर 3 नंबर जीपी में है, तीन नंबर अगर जीपी में है, तो बीच वाला जो नंबर है ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे इसको, बिटवीन ए एंड बी। जी को हम क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। कैसे निकालें? g/a कॉमन रेशियो, b/g कॉमन रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, g² इक्वल टू क्या आ गया? ये b। g इक्वल टू क्या आ गया? लेकिन ध्यान रहे यहाँ दोनों के दोनों नंबर या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव है तो उनके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है, ए इंटू बी नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास रियल नंबर नहीं होता, तो क्या आता है? कॉम्प्लेक्स। दोनों नंबर पॉजिटिव है तो उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन, उनको मल्टीप्लाई करके क्या करें? उसका स्क्वायर। अगर हमारे पास ए और बी के बीच में n नंबर इस प्रकार इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ये सारे के सारे जीपी में, ये सारे के सारे जीपी में, तो उस केस में g1, g2, g3 एंड सो ऑन gn आर कार्ड ज्योमेट्रिक मीन्स, n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी निकाल सकता हूँ आराम से। b जो है वो इस जीपी की n+2x टर्म है। b हमारे पास इस जीपी की कौन सी टर्म है? n+2x टर्म। जो कॉमन रेशियो आएगा ना इस जीपी का वो होगा b/a की पावर 1/n+1। ये टर्म्स अगर जीपी में है, फर्स्ट टर्म a है, n+2x टर्म b है, अगर इसका कॉमन रेशियो r है तो r की वैल्यू आएगी b/a⁴1/n+। जिस प्रकार अर्थमेटिक मीन्स के केस में रिजल्ट का n अर्थमेटिक मीन्स का सम एक अर्थमेटिक मीन का n टाइम्स, इसी प्रकार यहाँ पर रिजल्ट है n ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। इट इज nth पावर ऑफ वन ज्योमेट्रिक मीन। a और b के बीच में अगर हम n ज्योमेट्रिक मीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन n ज्योमेट्रिक मीन्स का जो प्रोडक्ट होगा वो a और b के बीच में एक जो ज्योमेट्रिक मीन है उसकी पावर n के। तो ये केस आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। एक हम इसमें बात करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू कितने ही नंबर हो
उनके बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, एक ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं, एक हार्मोनिक मीन निकाल रहे हैं। तो हमेशा जो अर्थमेटिक मीन है वो बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से इफ द नंबर्स आर डिफरेंट। इक्वलिटी विल होल्ड्स ओनली व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। यानी कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपस में इक्वल कब होंगे? केवल और केवल उस केस में जब दोनों नंबर आपस में इक्वलिटी विल होल्ड ओनली व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। इफ द नंबर्स आर डिफरेंट, a strictly greater than g and g strictly greater than h। ठीक है, तो मैं इसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो असाइनमेंट है उसकी फोटोकॉपी करा के और दे देता हूँ आज। ठीक है, उसके डाउट्स हम डिस्कस करेंगे। एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाला टॉपिक बच गया, इसके ऊपर हम और बात करेंगे।